हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, आज हम एक पोएम कर रहे हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई पोएम है, जिनका जन्म 1904 के अंदर हुआ। 1973 के अंदर उनकी डेथ हो गई। चिली के पोइट हैं। ही वॉज नॉट ओनली पोइट, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। वो ना केवल पोइट थे, डिप्लोमेट भी थे और पॉलिटिशियन भी वो थे। 1971 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने जो लिखा वो ग्रीन इंक के अंदर लिखा। ग्रीन इंक से मतलब वो हमेशा पीस, शांति की बात वो करते थे। हमेशा वो ये कहते थे कि हम लोग बिल्कुल एक शांत तरीके से एक भाईचारे के रूप में रहें, क्योंकि वो विश्व युद्ध को देख करके निकले थे। तो उनकी राइटिंग्स जो है वो बहुत ही सिंपल होती थी और उसी राइटिंग के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने जो स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, वो वास्तव में स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर उन्होंने वो लिखते थे, तो उनके अंदर उनकी जो एक इंट्रोस्पेक्शन और रेस्ट्रोस्पेक्शन की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर अस। कोई कवि कहता है कि हमें अपनी आत्मा को झंझोरने की, अपने आत्मा में सोचने की, आत्म मंथन करने की हमें आवश्यकता है कि हम किस तरह से शांति से रह सकते हैं, अपने साथ, अपने लोगों के साथ और दूसरों के साथ में। तो चलो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि जो है वो एड्रेस कर रहा है अपने रीडर्स को। कभी अपने रीडर्स को एड्रेस करते हुए, अपने श्रोताओं को एड्रेस करते हुए कहता है, क्योंकि वो उसे अपनी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है, और इन्वॉल्व करते हुए कहता है कि चलो हम, वी मतलब हम, यानी कि हम दोनों, चाहे मैं हूँ या आप हो, हम क्या करें, हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम क्या हो जाएंगे, हम सब शांत हो जाएंगे। ये 12 यानी कि 12 घड़ी का समय, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था इसकी समरी के अंदर। अगर आपने इसकी समरी नहीं पढ़ी है और इसकी समरी नहीं देखी है तो मेरा पहले का वीडियो जो है वो ज़रूर आप देखिए, ताकि इस पूरी पोएम के बारे में आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर कवि कहता है कि आओ हम सभी 12 तक गिने और उसके बाद में वी विल ऑल कीप स्टिल, हम बिल्कुल शांत हो जाएं, हम चुप हो जाएं। 12 घड़ी के समय, 12 घंटे, 12 नक्षत्र, ये कह सकते हैं कि हम अपने मन के अंदर उन सब को चीज़ों को काउंट करते हुए एक साथ हम चुप हो जाएं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कवि यहाँ पर क्या कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है। कहता है फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये धरती का जो धरातल है इसकी बात कर रहा है, मानवीयकरण कर रहा है, क्योंकि धरती का कोई चेहरा नहीं होता, पर वो कहता है कि इस धरती के चेहरे के ऊपर जो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हुए कहता है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस धरती के धरातल के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी बाजुओं को नहीं हिलाएं। यहां पर ध्यान रखना, ये पन का प्रयोग हो रहा है। आर्म्स, इसके दोहरे अर्थ हैं। यहां पे डबल मीनिंग आ रहा है आर्म्स का। आर्म्स का मतलब बाजू होता है, बाजू होता है, तो दूसरी तरफ आर्म्स का मतलब क्या होता है, हथियार भी होता है, फायर आर्म्स, आग्नेयास्त्र। तो कवि कहता है कि हम किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र का प्रयोग ना करें। तो वापस से देखते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि आओ हम सभी 12 तक गिने और स्थिर बने रहें। यही नहीं, कवि आगे कहता है कि एक बार, फॉर वंस, वो हमें इस दौरान दुनिया के किसी भी भाषा में बात न करने के लिए कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम इस धरती के ऊपर किसी भी भाषा के अंदर हम बात ना करें। वो हमें कहता है कि हम किसी भी प्रकार की बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कवि कहता है कि हमें कि अपनी बाजू भी ना हिलाएं। वो हमें सलाह देता है कि हम अपनी बाजू भी किसी भी प्रकार के ना हिलाएं। यहाँ पर आर्म्स का अर्थ बहुत व्यापक रूप से लिया गया है। आर्म्स का अर्थ अस्त्र भी होता है, अतः कवि हमें अस्त्रों के प्रयोग को भी मना कर रहा है। वो हमें कहता है कि हम इन क्षणों में स्थिर रहें, शांत रहें, और किसी भी प्रकार की गतिविधि हमें नहीं करनी है जब हम 12 तक गिने। क्लियर? ये पन का यूज हो रहा है यहाँ पे, आर्म्स। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, ये एक बहुत ही विचित्र क्षण होगा, एक अजीब सा क्षण होगा
विदाउट रश, जिसमें किसी भी प्रकार की भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, हम किसी भी प्रकार की मशीनरी का प्रयोग नहीं करेंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वो समय ऐसा समय होगा कि जब हम क्या होंगे, एक साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक बहुत ही अचानक आई हुई एक स्ट्रेंजनेस के रूप में। यहाँ पे कवि वापस से हमें कहता है एक ऐसा क्षण जिसमें फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कि जब हम शांत रहेंगे तो फिशरमैन जो मछुआरे हैं इन द कोल्ड सी, ये ठंडे समुद्रों में हाइपरेशन का यूज हो रहा है, वुड नॉट हार्म वेल्स, कि वो क्या है कि वो वेल्स का यूज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कि मछुआरे जो समुद्र में गए हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, वो किसी भी प्रकार की वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो मनुष्य जो इकट्ठा करते हैं किसको, नमक को, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उन्हें भी मौका मिलेगा कि अपने वो घायल हाथों की देखभाल कर सकें। क्या कहता है कवि, एक बार फिर इसको हम दोनों स्टैंजास को कर रहे हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन, कि ये क्षण कैसा क्षण होगा, ये एक ऐसा क्षण होगा कि जो हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, विचित्र होगा। यदि ऐसा होता है कि हम शांत होते हैं तो ये बहुत ही विचित्र क्षण होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की भाग दौड़ या जल्दबाजी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी, फैक्ट्री या मशीनों का शोर नहीं होगा। अचानक ही पूरे विश्व के अंदर क्या हो जाएगा, शांति छा जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब क्या होंगे, एक साथ होंगे, भाषा की कोई बाधा न होगी और सभी में एक दूसरे के प्रति एकता और भाईचारे की भावना विकसित हो जाएगी। एक साथ होंगे, एक साथ भाईचारे की भावना विकसित हो जाएगी इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। क्योंकि इन क्षणों में हम कोई काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमें अपने बारे में सोचने का अवसर मिल सकेगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि फिशरमैन मछुआरे गहरे समुद्रों में वेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से कवि दूसरे जानवरों के प्रति दया दिखाने की बात कर रहा है। वो हमें सीख दे रहा है कि हम जो दूसरे मनुष्य, जो दूसरे जानवर जो हमारे साथ इस धरती के ऊपर रहते हैं, हम उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कि और नमक इकट्ठा करने वालों को भी अपने घायल हाथों को देखने का समय मिल जाएगा और वे ज़्यादा का लालच छोड़कर अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे और आत्मचिंतन भी करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक का समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहां पे ग्रीन वॉर्स युद्ध पैदा करने वाले, जो हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वॉर्स विद गैस, कि जो हमेशा क्या है, वॉर्स विद गैस मतलब रासायनिक हथियारों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। वॉर विद फायर, फायर मतलब वॉर विद फायर आर्म्स, हथियारों के साथ लड़ना, आग्नेयास्त्र के साथ लड़ना। कि वहाँ पे यहाँ पे कवि क्या कहता है उसको समझ लीजिए। फिर वो कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, वॉर विद केमिकल्स, वॉर विद फायर यानी कि आग्नेयास्त्रों के साथ में लड़ना। एक बार फिर हाइपरबोल का यूज हो रहा है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कहता है ये हाइपरबोल ही है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि जीत तो उनकी होगी पर पीछे कोई बचेगा नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसलिए कवि कहता है कि हम क्या करें, अपने आप में साफ सुथरे कपड़े पहने। यानी कि यहाँ पे क्लीन क्लोथ का मतलब क्या है कि चेंज आवर सेल्फ, कि हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, बदल लेना चाहिए। हम अपने आप को बदल लें, टू चेंज वन सेल्फ, एक व्यक्ति को अपने आप को बदल लेना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में, ये सिंबल ऑफ मैनकाइंड की बात हो रही है कि हम अपने भाइयों के साथ में मिलजुल करके आगे बढ़ें, सभी हम एक भाईचारे के साथ में रहें। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द नेचर, शेड का मतलब नेचर, पीसफुल एटमोस्फियर, शांतपूर्ण वातावरण की बात हो रही है कि इन द शेड, कि इस शांतपूर्ण वातावरण के अंदर डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। कवि क्या कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि जो मैं कह रहा हूं उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कि जो मैं बात आपसे बोल रहा हूँ कि वहाँ उससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं संपूर्ण इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह से निष्क्रिय होने की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप निष्क्रिय हो जाए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, क्योंकि जीवन तो यही है, व्हाट इट इज़ अबाउट, जो कि इसके बारे में, अर्थात जीवन तो हमेशा चलता रहता है, जीवन तो आगे बढ़ता रहता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं इसका संबंध जो है
वो नहीं, मृत्यु के साथ में नहीं जोड़ता हूँ। ट्रक का मतलब यहाँ पे क्या है, संबंध से होता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब कवि विश्व युद्ध को देख करके निकला था तो उस विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और उन्हें ट्रकों में भर करके उन्हें ले जाया गया था। वापस से पन का यूज़ हो रहा है, उन्हें भर करके जो है वो ले जाया गया था। तो इसलिए कवि यहाँ पर इसको कहता है कि नो ट्रक, यानी कि मैं कोई संबंध नहीं स्थापित कर रहा इसका मृत्यु के साथ में, अर्थात जो मैंने मृत्यु लोगों की पहले देखी है मैं उसके साथ में इसका संबंध स्थापित नहीं कर रहा। एक बार फिर बढ़ते हैं। कहता है कि जो युद्ध पैदा करते हैं और अशांति फैलाते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कि जो युद्ध पैदा करते हैं, जो शांति फैलाते हैं, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, कि जो रासायनिक हथियारों से के साथ लड़ते हैं, जो अग्नेयास्त्रों से युद्ध करते हैं, वो ऐसी विजय तो चाहते हैं और उन्हें विजय मिल भी जाती है। ऐसी विजय चाहते हैं जिसमें कोई जीवित नहीं बचता है। विजय तो मिल जाती है परंतु पीछे कोई जीवित नहीं बचता। इसलिए कवि कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि इसलिए उनको अपने दुश्मनों को भाइयों की तरह देखना आरंभ कर देना चाहिए, कि वो अपने दुश्मनों को भी अपने भाइयों की तरह देखें और शांति से रहना आरंभ कर दें। कवि कहता है कि उसकी बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक विद अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कि उन्हें अपने भाइयों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, कि ये छाया मतलब किसकी, अर्थात कहने का मतलब है पीसफुल एटमॉस्फेयर, यानी कि इस शांत वातावरण के अंदर उन्हें अपने भाइयों के साथ में, अर्थात इस पूरी मनुष्य के जाति के साथ में एक भाईचारे के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर कवि कहता है कि उसकी बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि जो मैं चाहता हूँ वो उसको कन्फ्यूज, उसके लिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कन्फ्यूज्ड यानी कि भ्रमित होना, कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, उसमें कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। कवि जो है वो विद टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है। कहता है कि मैं नहीं कहता कि कभी सदा के लिए काम बंद करने को नहीं कहता है। कभी नहीं कहता कि आप काम करना बंद कर दीजिए, कुछ न करना तो मृत्यु के समान है। इसीलिए कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, क्योंकि जीवन तो वही है जो हमेशा चलता रहे। कुछ न करना तो मृत्यु के समान है। और पोएट यानी कि कवि का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। जीवन तो चलने का नाम है और ये चलते ही रहना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है आई वॉन्ट नो ट्रंक विद डेथ, कि मैं मृत्यु के साथ में इसका कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहता। क्लियर? तो यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अब तक जिसने शेयर नहीं किया है वो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसे लेकर के आगे बढ़ें। कवि कहता है एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, सॉरी, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, if we were not single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कवि कहता है कि यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के प्रति दृढ़ हैं तो ये कुछ क्षणों की खामोशी उस उदासी को दूर करने में सहायक होगी। कहता है इफ वी वर नॉट गो सिंगल माइंडेड, कि हम इसी एक ही विचारधारा के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि बस केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाए रखना है। ये एक ही विचार नहीं होना चाहिए। हम कुछ समय के लिए शांत भी रहें, और जब हम कुछ समय के लिए शांत रहेंगे, कि हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि येन केन प्रकरण बस हम केवल आगे बढ़ते ही रहें, हम कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे वो युद्ध है या कुछ भी है। ऐसा हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। कहता है कि अगर इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम ऐसे सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, कैसे सिंगल माइंडेड, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हम केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। चेंज इन आवर एक्टिविटीज़, हमें अपने आप को क्या करना है, बदलना चाहिए। तो अगर कभी कहता है कि यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के प्रति दृढ़ हैं तो ये कुछ क्षणों की जो खामोशी होती है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि बस केवल आप एक बार ऐसा समय लाइए कि वंस कुड डू नथिंग, कि आप कुछ भी ना करें। केवल आपके मन में ये विचार नहीं होना चाहिए कि बस केवल हम आगे बढ़ते रहें। एक बार आप कुछ ना करें, शांत रहें,
परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो ये शायद एक बहुत बड़ी जो चुप्पी होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो ये हमारा उदासी से भरा हुआ जो जीवन है, इस जीवन के अंदर वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगी, और वो एक क्षण जो शांत रहने का क्षण है वो हमारी उदासी को दूर भगा देगा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जिसमें हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाए, एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और वो समय जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने आप में हमेशा मौत का भय महसूस करते हैं, वो समय भी यहाँ से चला जाएगा। कवि कहता है यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के प्रति दृढ़ हैं तो कुछ क्षणों की खामोशी उस उदासी को दूर करने में सहायक होगी, जो हमारे अंदर अपने आप को न समझ पाने के कारण पैदा होती है। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि जो हमारे अंदर अपने आप को न समझ पाने के कारण जो उदासी हमारे अंदर पैदा होती है, उसमें कहीं न कहीं ये खामोशी हस्तक्षेप करेगी और उस उदासी को दूर भगा देगी, उस उदासी को भी दूर कर देगी जो सदा मौत के भय का कारण महसूस होती है। वो उदासी जो हमेशा डराए रखती है हमें, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स, वो उदासी जो सदैव हमें डराए रखती है विद डेथ, मृत्यु के साथ में, तो वो भी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। चलो आगे करते हैं, और यह अब हम अपने अंतिम स्टैंजास पे हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही शानदार यूज हो रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका ये स्टैंजा है। इससे पूछा भी जाते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी इसमें आती है। हियर पोएम प्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ अर्थ। यहाँ पर कवि क्या करता है कि एक बहुत ही सुंदर सा संकेत धरती के उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है, कि यहाँ पोइट हमें संकेत के रूप में धरती का उदाहरण दे रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर जो धरती होती है वो मृत सी प्रतीत होती है, कोई हलचल नहीं होती। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती ही हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज़ हमें क्या होती है, मृत लगती है। जीवन और मृत्यु तो मनुष्य का काम है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रही है, क्योंकि धरती हमें क्या सिखाती है, धरती कोई जीवित थोड़ा है जो हमें कुछ सिखाएगी, सीख देने की बात हो रही है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रहा है। कहा इसने कि जब ये धरती ही हमें सिखाती है कि जब हर चीज़ हमें मृत के समान लगती है, तो वही चीज़ एंड वही धरती एंड लेटर बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, हमें जीवित सा जो है वो जीवित सिद्ध करती है। अर्थात सर्दी का मौसम होता है, सर्दी के मौसम के अंदर हर चीज़ हमें मृत सी प्रतीत होती है। धरती पर कोई हरियाली या कोई जीवन प्रतीत नहीं होता, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। लेकिन मौसम जैसे ही बदलता है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, परंतु जैसे ही मौसम बदलता है ये धरती फिर से जीवंत व हरी भरी दिखने लगती है। तो कवि कहता है कि अगर हम कुछ क्षण भी निष्क्रिय रहेंगे, और हम निष्क्रिय रह करके अर्थात शांत रह करके हम आत्मचिंतन अगर हम करते हैं, तो फिर से पूरे जोश से दोबारा काम करने में हम लग सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। तो इसी के साथ कवि कहता है कि मैं एक बार फिर 12 तक गिनने की बात करता है। कवि कहता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब वो अपने अकेले के लिए बात कर रहा है। कहता है कि अब मैं 12 तक जो है वो गिनूंगा, और हमें क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम जो है वो शांत रहोगे, तुम अपने बारे में आत्मचिंतन करोगे, तुम अपने बारे में सोचोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। अर्थात हमें शांत और स्थिर रहने की सलाह देते हुए कवि कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और आप अपने बारे में सोचिए, और अगर आप शांत रहते हैं तो दोबारा ऐसे जोश से भर करके आप नए काम को वो बहुत ही ऊर्जा के साथ में कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास में पोएम कीपिंग क्वाइट। उम्मीद करता हूँ कि पोएम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, हैव ए नाइस डे।